हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पेनल कोड 1860 के अध्याय 17 चैप्टर 17 में सेक्शन 390 और उससे आगे के सेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो लूट और डकैती के विषय में बात करती है। चैप्टर 17 में सेक्शन 389 तक हमने पहले वीडियोस में पढ़ा लिया है। यदि आप सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 389 तक बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस के माध्यम से आप डिटेल में आईपीसी के सारे सेक्शंस को समझ सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। पढ़ाने के क्रम में मैं जो कुछ भी एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट बातें बताती हूँ या फिर जो भी बेयर एक्ट में अंडरलाइन की हुई चीज़ों के बारे में जिस पे बल दिया जाता है, आप उसे अलग से एक पेन पेपर पे नोट डाउन करते जाइए। साथ ही साथ जो केस लॉज के बारे में हम बात करते हैं, वीडियोज़ में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चर्चाएँ की गई हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और साथ ही आपका ये नोट्स तैयार होता जाएगा। तो यदि अभी तक आपने नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन 1 से लेकर आगे के सारे सेक्शंस जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में कवर कराए हैं, आप आसानी से समझते हुए उसे नोट्स के फॉर्मेट में तैयार करते हुए चलिए। क्योंकि जब एग्ज़ामिनेशन का टाइम होता है तो आपके पास वीडियो देखने, सुनने और बुक्स पलटने का टाइम नहीं रहता है। रिवीजन के लिए आपके पास अपना हैंड रिटन नोट्स ज़रूरी है। तो और हैंड रिटन नोट्स उन बच्चों जिन्हें नोट्स बनाना आता है, जो पढ़ने में बहुत होशियार हैं, जिनका बेयर एक्ट पे ऑलरेडी बहुत कमांड है, उनके लिए तो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो रिवीजन करना चाहते हैं या फिर वो जिनकी पढ़ाई बहुत टाइम से छूटी हुई है और वो अभी कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी एलएलबी कर रहे हैं या एलएलबी कंप्लीट करके किसी भी ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इंडियन पेनल कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, तो आपके लिए मेरे सारे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आप सारे वीडियोस सेक्शन 1 से लेकर के जितने भी सेक्शन, मैंने एक भी सेक्शन छोड़ा नहीं है, मैंने सारे सेक्शंस को कवर कराया है। तो आप एक बार बेयर एक्ट की थोरो रीडिंग करते हुए और साथ ही वीडियोज सुनते हुए और उन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपका इंडियन पेनल कोड का बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार हो गया है। तो चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ, जिसमें लूट और डकैती के विषय में बात की गई है। सेक्शन 390 जो लूट की परिभाषा देता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 390 जो है, इसमें लूट को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 390 धारा 390 के अनुसार सब प्रकार की लूट या तो चोरी या उद्यापन होता है। यानी प्रत्येक प्रकार की जो लूट है उसमें या तो चोरी होगा या फिर उद्यापन होगा। अब हमें ये समझना होगा कि चोरी तो एक अलग कंडीशन हो गया, उद्यापन एक अलग कंडीशन हो गया, और यहाँ लूट की बात कर रहा है और लूट में उन दोनों को शामिल किया गया है। यानी जितनी भी प्रकार की लूट होती हैं उसमें या तो वो चोरी होगा या फिर वो उद्यापन होगा। तो अब हमें ये समझना होगा कि जो लूट है वह कब चोरी है और कब उद्यापन है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चोरी कब चोरी होगी और कब वह लूट कहा जाएगा, और उद्यापन कब उद्यापन होगा और कब वह लूट समझा जाएगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि चोरी कब लूट है। तो चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी इस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल
सदोष अवरोध का या भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। चोरी क्या कह रही है? चोरी कब लूट हो सकती है? तो चोरी तब लूट होगी जब उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया ना अपनी इच्छा से स्वयं की इच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ पर चोरी जो है वो लूट बन जाती है। और अब हम समझते हैं कि उद्यापन कब लूट है। अभी तो ये लूट की परिभाषा जैसा बता रही है कि लूट में या तो चोरी या तो उद्यापन होता है। तो चोरी कब लूट बन जाएगा ये हमने समझ लिया। उद्यापन कब लूट बनेगा इसको देखते हैं। उद्यापन लूट है यदि अपराधी वह उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति के उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्यापन करता है। और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज़ उसी समय और वहाँ ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। स्पष्टीकरण बताती है कि अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। यदि उद्यापन करने वाला व्यक्ति उस अन्य व्यक्ति को जिसका वह उद्यापन कर रहा है उसको तत्काल मृत्यु के या तत्काल उपहति के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट है तो माना जाएगा कि वह व्यक्ति जो अपराध कर रहा है वह वहाँ उपस्थित है। अपराधी का उपस्थित होना इसे माना जाएगा। तो धारा 390 जो लूट की परिभाषा में लूट या तो चोरी है या उद्यापन है बताती है। तो इस परिभाषा के अनुसार चोरी कब लूट है ये समझ लिया, उद्यापन कब लूट है ये समझ लिया। आइए दृष्टांत के माध्यम से कुछ समझते हैं। दृष्टांत क जो है वो यह बता रही है क य को दबोच लेता है और य के कपड़े में से य का धन और आभूषण य की संपत्ति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। यहाँ क ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छया य का सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए क ने लूट की है। समझ में आया। दृष्टांत ख के माध्यम से कि क य को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखाता है, यानी य जो है वह राजमार्ग से जा रहा है, क य को राजमार्ग पे मिलता है और य को पिस्तौल दिखलाता है और य की थैली मांगता है। परिणाम स्वरूप य अपनी थैली क को दे देता है। तो ऐसी स्थिति में क ने य को तत्काल उपहति का भय दिखलाकर थैली उद्यापित की है, क्योंकि उसने पिस्तौल दिखाया तो तत्काल उपहति का भय दिखलाया और थैली को उद्यापित किया। और उद्यापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है क्योंकि वह वहाँ उसके पर्याप्त निकट है, तो यहाँ पर क ने लूट की है। धारा 390 लूट से संबंधित हशरत शेख 1886 का एक प्रकरण है जिसमें स तथा द आम के एक वृक्ष से आमों की चोरी करते समय ब द्वारा देख लिए गए थे। इस पर स ने धक्का देकर ब को जमीन पर गिरा दिया और वह बेहोश हो गया, तो इसे लूट का मामला माना गया, न कि चोरी का।
धारा 390 के बारे में ये समझना जरूरी है कि हिंसा के इस्तेमाल मात्र से ही चोरी का अपराध लूट में परिवर्तित नहीं हो जाता। हिंसा का प्रयोग इस धारा में वर्णित किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना आवश्यक है। अतः यदि अभियुक्त ने चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को फेंक दिया और पीछा करने वालों पर पत्थर जिससे वे लोग इसका पीछा करना छोड़ दें, तो वह चोरी का अपराधी होगा, न कि लूट का। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद है अकीब उर्फ जावेद बनाम NCT दिल्ली राज्य 2013। अकीब उर्फ जावेद बनाम NCT दिल्ली राज्य 2013। इस वाद में चोरी की वस्तुएं अभियुक्त से बरामद की गईं और इस प्रकार बरामद की गई चोरी की वस्तुएं सह शिकायतकर्ता द्वारा भी चोरी की वस्तुएं होने की पहचान की गई। तो इस केस में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह तथ्य कि अभियुक्त से बरामद की गई घड़ी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं थी, एक मामूली कमी है। यहाँ पर शिकायतकर्ता के साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए यथेष्ट नहीं है। तो अभियुक्त द्वारा इस बात की कोई आख्या नहीं की गई कि ये वस्तुएं उसके कब्जे में कैसे आईं। अतएव यह अभिधारित किया गया कि ये जो चोरी के परिणाम सामने आए थे, इनको ध्यान में रखते हुए निचली अदालतें, जिससे उच्चतम न्यायालय भी सहमत है और इसलिए वह संतुष्ट है कि दोष सिद्धि और अपीलार्थी को दिया गया दंड अच्छी प्रकार से और उचित था और इसलिए न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं मिला। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 392 और साथ ही धारा 34 को पुष्ट किया। तो इस प्रकार लूट के आवश्यक तत्व को हम समझ सकते हैं कि चोरी जो है वह किन परिस्थितियों में लूट होती है। धारा 390 में जो हमने लूट की परिभाषा देखी और ये समझा कि चोरी कब लूट है और उद्यापन कब लूट है, तो और कुछ दृष्टांत और स्पष्टीकरण के माध्यम से हमने इसे समझा। तो हम चोरी के आवश्यक तत्वों को समझ सकते हैं। तो हम लूट के आवश्यक तत्वों को समझ सकते हैं कि चोरी कब लूट है। चोरी कब लूट है इसे हम 2 पॉइंट के हिसाब से समझ सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। चोरी कब लूट है इसे 2 पॉइंट में हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट होगा कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध या आसन्न मृत्यु या आसन्न उपहति या आसन्न सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। ये पहला पॉइंट हो गया। और चोरी कब लूट है इसे दूसरे पॉइंट से, इसका दूसरा जो पॉइंट होगा वो ये कि चोरी करने के लिए या चोरी करने में या चोरी द्वारा अभिप्राप्त को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में या इनमें से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की स्वेच्छया मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करता है या करने का प्रयत्न करता है या आसन्न मृत्यु या आसन्न उपहति या आसन्न सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। तो ऐसे 2 पॉइंट के माध्यम से चोरी कब लूट है, ये चोरी कब लूट है ये समझा हमने। अब उद्यापन कब लूट है इसके बारे में हमने समझ लिया। इसके आवश्यक तत्वों को हम 3 भाग में विभाजित करके समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति को
तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर उद्यापन कारित करता है। और दूसरा पॉइंट, वह व्यक्ति इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है जिसमें भय में डाला गया व्यक्ति उद्यापन की जाने वाली वस्तु उसी समय और वहीं परिदत्त कर दे। और तीसरा पॉइंट होगा, उद्यापन कारित करते समय अभियुक्त भय में डाले गए व्यक्ति के समक्ष हो। तो ये 3 पॉइंट जब उपस्थित होंगे तो उद्यापन लूट बन जाएगा। इस प्रकार चोरी कब लूट है, उद्यापन कब लूट है, इसे हमने बहुत ही डिटेल में समझ लिया। एक वाद है मोहम्मद अब्दुल हफीज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1983 का वाद है, जो कि लूट से संबंधित है। और लूट से संबंधित यह महत्वपूर्ण वाद है, आप इसे नोट कर लेंगे। मोहम्मद अब्दुल हफीज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1983। इस केस के माध्यम से बताया गया था कि लूट के प्रकरण में जहां शिनाख्त परेड नहीं होती है, भले ही उपहतिग्रस्त व्यक्ति अभियुक्तों को नहीं जानते थे तथा न्यायालय में क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा की गई शिनाख्त के आधार पर जो घटना के लगभग 4 माह बाद हुई थी तथा जिसका वर्णन प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्षतिग्रस्त व्यक्ति से नहीं किया गया, यदि अभियुक्तों को दोष सिद्धि प्रदान की जाती है तो ऐसी दोष सिद्धि को मान्यता प्रदान की जा सकती है। यह मोहम्मद अब्दुल हफीज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के वाद में निर्धारित किया गया था। सिकंदर बनाम राज्य 1984 का एक वाद था। ये भी लूट से संबंधित इम्पॉर्टेंट केस है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। सिकंदर बनाम राज्य 1984, इस वाद में जहां अभियुक्त ने अपने शिकार पर चाकू से कई प्रहार किए जिससे वह उसके कान की बाली तथा चाबियों का गुच्छा जो उसके तलवार के नाड़े से बंधा हुआ था लेने में सफल हो गया, वह धारा 390 के साथ साथ धारा 397 के अंतर्गत दंडनीय हुआ। लूट के विषय में और चोरी कब लूट है, उद्यापन कब लूट है, ये हमने बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि लूट और चोरी में फिर अंतर क्या है। चोरी में भी ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं, लूट में भी हो रही हैं, तो दोनों में अंतर क्या है इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। आप अंतर को हेडिंग डाल करके और आप चोरी, एक साइड चोरी और एक साइड लूट के बारे में लिख सकते हैं, तो ये आपका अंतर तैयार हो जाएगा। तो जो हमने धारा 378 में चोरी के बारे में पढ़ा था, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि चोरी धारा 378 में परिभाषित है और जो लूट है वह धारा 390 में परिभाषित है। चोरी के बारे में पहले डिटेल में हम 5-6 पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लूट के बारे में 5-6 पॉइंट समझ लेंगे तो अंतर क्लियर हो जाएगा। चोरी के अपराध में बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। चोरी के अपराध में भय का तत्व निहित नहीं रहता है। चोरी एक सामान्य अपराध है। चोरी में कभी लूट नहीं होती है। चोरी केवल चल संपत्ति की ही की जा सकती है और चोरी एक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। तो लूट के विषय में समझते हैं अभी कि लूट धारा 390 में परिभाषित किया गया है। लूट में बल को आवश्यक तत्व माना गया है। चोरी में क्या था कि चोरी में बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, जबकि लूट में बल को आवश्यक तत्व माना जाता है। चाहे ऐसे बल का प्रयोग नहीं किया जाए या नहीं किया जाए वो अलग बात है, लेकिन बल आवश्यक तत्व है। और लूट के अपराध में भय का तत्व निहित रहता है, जबकि चोरी के अपराध में भय का तत्व निहित नहीं रहता है। लूट चोरी की अपेक्षा गंभीर अपराध है। चोरी एक सामान्य अपराध है, लेकिन लूट क्या है, चोरी की अपेक्षा गंभीर अपराध है।
चोरी लूट के अपराध का आवश्यक तत्व है, यानी अगर लूट है तो वह चोरी होगी ही होगी, या चोरी होगी या उद्यापन होगी। लेकिन चोरी में लूट नहीं होती है। सामान्य चोरी हो सकती है, लूट नहीं हो सकती है, लेकिन कोई भी लूट जो होगी वह चोरी होगी, यानी लूट में चोरी का होना जरूरी है। लूट चल अथवा अचल किसी भी प्रकार की संपत्ति की हो सकती है, जबकि चोरी जो है वो केवल चल संपत्ति की ही की जा सकती है। और चोरी की ही तरह लूट भी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। तो ये चोरी और लूट के बारे में जो सामान्य बातें थी ये आपने जान लिया। धारा 390 से रिलेटेड एक अन्य महत्वपूर्ण केस मुझे याद आ रहा है, आप इसे भी नोट डाउन कर ही लीजिए। इंद्रसेन बनाम सियाराम, और इसमें न्यायिक निर्णय आया था। इंद्रसेन बनाम सियाराम 1970 का वाद था ये। इसमें कहा गया कि लूट में हिंसा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। लूट में हिंसा का प्रयोग आवश्यक, यह न्यायिक निर्णय दिया गया था इंद्रसेन बनाम सियाराम 1970 के वाद में। और एक जमुना दास का मामला था, ये जमुना दास का मामला AIR 1963 मध्य प्रदेश का मामला था। इस वाद में कहा गया कि चोरी का अपराध कारित करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देना यह लूट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हिंसा शामिल हो गया, हिंसा प्रयोग हो गया। गए थे चोरी करने, लेकिन रात में घुसे चोरी करने कि और मकान मालिक या उस मकान से संबंधित कोई व्यक्ति जग गया, चोरी करते हुए देख लिया। अब चोरी पकड़ी ना जाए, इस कारण उस व्यक्ति की जो चोरी करने गया था, यानी जो अपराधी हुआ, उसने मृत्यु कारित कर दी। तो यहाँ पे वो सामान्य चोरी नहीं हो गई, यहाँ पर वह चोरी से गंभीर अपराध हो गया और यह लूट में बदल गया। तो इंद्रसेन बनाम सियाराम का वाद, जिसमें कि हिंसा को लूट का आवश्यक तत्व माना गया, और जमुना दास के मामले में यह बताया गया कि सामान्य चोरी करने गए हैं, लेकिन उसी क्रम में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है, तो यह लूट बन जाएगा। इस प्रकार धारा 390 हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे के वीडियोज़ में हम आगे के सेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए थैंक यू।